ओके चलो, सो आगे की थियरी देखते हैं। लास्ट क्लास में कल हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन कौन सी थी, फटाफट कोई बोल देगा। लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक्सपांडेड ऑक्टेट, फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्या ऑड, यस ऑड इलेक्ट्रॉन्स, यस, और उसके कंपाउंड, स्टेबिलिटी, एनर्जी, वो शेप, वो सब पता नहीं चलता है। यस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नोबल गैसेस का बेस लिया था, लेकिन नोबल गैसेस ही रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके चलो, तो आगे देखते हैं हम कि जैसे हमने बोला ये सब लिमिटेशंस है तो चैप्टर ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। तो ये जो मेन लिमिटेशंस थी कौन सी, कि सबसे बड़ी लिमिटेशंस, चलो बाकी सब तो मान लेके है, एक्सेप्शन है, ये सब मान लेंगे कि भाई नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते फिर भी बनाए हुए, एक्सेप्शन है मान लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, उसका शेप, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी क्या है, वो सब कुछ पता चलता नहीं है। तो वो तो इम्पोर्टेंट है। कोई कंपाउंड है हमारे पास तो वो कितना स्टेबल है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका शेप कैसा होगा, वो सब तो हमें जानना जरूरी है, लेकिन वो सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता नहीं है। तो वो पता चले इसलिए अब चैप्टर आगे बढ़ रहा है। और पहली थियरी हम देख रहे हैं आयनिक और इलेक्ट्रो, तो मतलब दो पार्ट में ये चैप्टर, पहला पार्ट कंप्लीट, ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग हमने समझा। अब केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में जो मतलब ट्रांजिएंट पीरियड है वो हम देख रहे हैं, और फिर मेन हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। विद दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो हमने इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया। ओके, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, हाँ ना, हाँ, तो वो हमने पढ़ लिया। ओके, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड था। अब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सो आयनिक बॉन्ड की बात करें तो हमें पता चलेगा ऐसा है कि कितनी एनर्जी, स्टेबिलिटी, तो हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत पता चलता है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है, चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहले सपोज हमारा जो बेसिक हम आयन लेते हैं वही ले लेते हैं, जैसे NaCl। ओके, तो हमें क्या बन गया, हमारे पास क्या है, NaCl है हमारे पास, NaCl हमारे पास है। तो NaCl कैसे बनता है, NaCl बनता है Na प्लस और Cl माइनस आयन से बनता है NaCl। ओके, नाउ चलो सबसे पहले हमारे पास Na है, तो वो गैसियस स्टेट में है। पहले भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो या कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डालना हो, मतलब इन शॉर्ट उसको आयन बनाना हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन मतलब एनायन। लेकिन वो कब होगा, जब वो गैसियस स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हम ऐसा कर सकते नहीं है। तो सबसे पहले तो जो सॉलिड स्टेट में होगा उसको गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा, वो मेल्ट होगा, फिर वापस गर्म करो, गर्म करो, बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, फिर बॉइल हो जाएगा, तो लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में आएगा। नाउ अभी गैसियस फॉर्म में भी अगर तुम गर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो उसमें से सबसे पहले उसके बाद भी एक आता है क्या, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। क्या आता है, तुम्हें पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया, अच्छा तो अभी बता देता हूँ। एटोमाइजेशन एंथैल्पी आगे जाके आएगा, 12th में भी आएगा। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, वर्ड पे ही डेफिनेशन है, एटॉम बनने के लिए यूज होती हुई एंथैल्पी, मतलब एटॉम बनने के लिए जो नीडेड एंथैल्पी है, नीडेड एनर्जी है, वो एटॉम बनने के लिए, भाई एटॉम हम थोड़ी बनाते, अरे मॉलिक्यूल में से। जैसे मेरे पास क्या है, कुछ भी है, Cl2 है, ओके, Cl2 मतलब ये क्लोरीन दोनों इकट्ठा हो गए हैं, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड से, तो Cl2 है गैस। तो सबसे पहले ऐसा समझो Cl2 मेरे पास सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पे Cl2 सॉलिड है, ओके। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हुआ तो वो लिक्विड में आया, फिर धीरे धीरे वो गैसियस स्टेट में आ गया। अभी एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन होगा, ओके, एटमॉस्फेयर में जो होगा वो कौन सा होगा, गैसियस स्टेट में। अगर स्विमिंग पूल में क्लोरीन है तो वो कौन सा है, लिक्विड स्टेट में। ओके, डन, चलो। हाँ, सो गैसियस स्टेट में आया। अब गैसियस स्टेट में देखो, सॉलिड स्टेट में था, हम हीट दे रहे तो वो लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड स्टेट में है, अभी भी हीट दे रहे,
तो अब एक लिमिट के बाद वो बन जाएगा गैस। अब गैस में भी तुम हीट कंटिन्यूअसली देते ही जा रहे हो, अब गैस में से कोई प्लाज्मा स्टेट थोड़ी रीच हो जाएगा। ओके, तो गैस में भी तुम दे रहे हो, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी दी तो एक लेवल, एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट के बाद ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो, देखो अभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल है, मतलब जो दोनों एटॉम है जिससे बनके मॉलिक्यूल बना हुआ है Cl2। ओके, तो ये Cl2 टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ये एक Cl और ये दूसरा Cl इंडिपेंडेंट हो गए। डन। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस में से जो गैस का मॉलिक्यूल था Cl2 का, वो टूट के एक Cl एलिमेंट बन गए। अभी भी वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, क्योंकि टूटे कहां से थे, गैसियस स्टेट में से ही टूटे थे। डन। तो ये तोड़ने के लिए, ये क्या है, सपोज ये मेरा गैस ही है, तो Cl2 गैसियस है, वो गैसियस स्टेट में से हम अभी भी एनर्जी, गैसियस में पहुंच गया, फिर भी एनर्जी देते ही जा रहे, तो अब वो टूट जाएगा एक लेवल के बाद। जैसे सॉलिड में से टूट के लिक्विड बन गया, लिक्विड में से गैस बन गया, वैसे गैस में से भी वो टूट जाएगा। गैस में से टूट के क्या बनेगा भाई, मॉलिक्यूल में से एटॉम बन जाएंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल था Cl2 मॉलिक्यूल, अब बन क्या गए, एटॉम बन गए। तो ये एटॉम बनने के लिए जो तुम एनर्जी दे रहे थे ना अभी, यहां ये तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी ना तुमने, वो एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। तो एटॉम बनने के लिए जो नीडेड एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। डन। समझ में आ गया, सिंपल है, करेक्ट। अब एटॉम बन गया, फिर भी अब तुम रुक ही नहीं रहे, अभी भी एनर्जी देते जा रहे हो। अब जाके निकलेगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, या क्लोरीन है तो अब जाके इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन। डन। गैसियस स्टेट में होना जरूरी है, वो मैं बोलना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। डन। ओके, तो वापस ये थियरी पे आ जाते हैं हम। ओके, सो ये थी हमारी एटोमाइजेशन एंथैल्पी। और मैंने जैसे बताया कि कहीं पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालना हो, या कहीं पे से कोई भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन डालना हो, कहां डालेंगे हम, वैलेंस शेल में। और कोई भी इलेक्ट्रॉन में से हमें इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कहां से निकालेंगे, वैलेंस शेल में। लेकिन कब निकाल सकते हैं या कब डाल सकते हैं, जब वो गैसियस स्टेट में हो। डन। चलो ठीक है, सो गैसियस स्टेट में ये है, तो गैसियस स्टेट में से अभी हम अगर हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको मैं बोलता हूं से I, और H मतलब एंथैल्पी, और I लिख देता हूं से फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डन। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये हमने दी, तो ये भाई साहब क्या हो गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये प्लस हो गए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया। अंडरस्टूड, आया समझ में। ओके, अब हो क्या रहा है, अभी मुझे तो ये तो हमने कैटायन बनाया, अभी मुझे ये एनायन भी बनाना है, तो अब क्या करूंगा, मेरे पास अगेन Cl है गैसियस फॉर्म में, अगेन गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। सो Cl गैसियस फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमने लास्ट चैप्टर में ही बहुत डिटेल्ड में समझा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनायन Cl माइनस बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किया तो वो अभी हमें एनर्जी देगा। इससे पहले हमने एनर्जी दी तो उसने गिव एंड टेक होता था, याद है ना लास्ट चैप्टर। सो गिव एंड टेक होता है, तो हमने उसको एनर्जी दी तो उसने हमें इलेक्ट्रॉन दिया। इस केस में हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी फिर से मिलेगी, लेकिन सेम ना हो जाए इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद आया लास्ट चैप्टर। ओके, सो उसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, अब मुझे तुम बताओ लास्ट चैप्टर के फंडा याद करके, इसमें से पहली प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस, इसमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है? सेकंड वाली सिस्टम की रिस्पेक्ट में। हाँ, सिस्टम कौन है, ये सिस्टम है मेरा, इस केस में ये सिस्टम है मेरा। तो सिस्टम की रिस्पेक्ट में कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है? दूसरी वाली एंडोथर्मिक और पहली वाली एक्सोथर्मिक। चलो याद करो डेफिनेशन क्या थी हमारी। एक्सोथर्मिक मतलब क्या था,
एनर्जी रिलीज हो वो क्या है? एक्सोथर्मिक। तो तुम तो अभी उल्टा बोल रहे हो, रिलीज तो यहाँ हो रही है, दे तो हम यहाँ रहे। सिस्टम के रिस्पेक्ट में भी ये एनर्जी तुमने किसने दी? तुम्हें सिस्टम ने ही तो दी। ये एनर्जी किसने दी? सिस्टम ने ही दी ना। सिस्टम में से एनर्जी निकल गई। समझ में आ रहा है? हमारी डेफिनेशन क्या थी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की, कि जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाए उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े उसको हम एंडोथर्मिक बोलते थे। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर डन। तो ये सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, वो अब आएगा आगे जाके, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज। अच्छा, तो ये भी केमिकल, वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है। एनर्जी दे रहे, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन ही है। अभी मतलब दो एलिमेंट केमिकली रिएक्ट नहीं किए, अभी तो सिर्फ हमने गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन डाला है या इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब सिस्टम को क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रही है। तो सिस्टम को एनर्जी मिली मतलब ये क्या हो गई? एंडोथर्मिक। और यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, हमें एनर्जी मिली मतलब सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हुई ना, तभी तो हमें मिली। सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हुई तभी तो हमें मिली। तो सिस्टम में से रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी? एक्सोथर्मिक। डन? या कोई डाउट है? डाउट है या हो गया? हो गया। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट सब नहीं आते होंगे तो फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है थियरी के साथ, हमारी थियरी के साथ। लेकिन ये सब कंसेप्ट भूल नहीं जाना है, याद रखना है। लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़े हैं। लास्ट चैप्टर में एक और चीज पढ़ी थी, एंडोथर्मिक। सपोज इसकी वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू है सपोज 496 किलो जूल पर मोल, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो, और इसकी वैल्यू है सपोज 370 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताओ माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा? ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी मैंने, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कहाँ प्लस साइन आएगा, कहाँ नेगेटिव साइन आएगा? लास्ट चैप्टर में याद रखने के लिए भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। ये एंथैल्पी है, तो साइन क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे साइन क्या आएगी? इतनी एनर्जी है तो गेन है, लूज है, प्लस होगी, माइनस होगी, क्या होगा? याद करो, गैस तो करो, याद ना आए तो। जैसे एक एग्जांपल बताया था कि तुम्हारे पॉकेट में पैसे है, अभी मैं तुम्हारे पॉकेट में से पैसे निकाल लूं तो तुम्हारे पॉकेट में मनी जो होगी टोटल वो बढ़ेगी या कम होगी, और तुम्हारे पॉकेट में मैं पैसे डाल दूं तो तुम्हारे पैसे क्या होंगे? बढ़ेंगे या कम होंगे? ये एग्जांपल दिया था ना लास्ट चैप्टर में। अब बताओ उसके अकॉर्डिंगली। कौन सी वाली? दोनों? तो जल्दी, अभी तो एग्जाम्पल भी बता दिया। ये क्या होगी? माइनस, और ये प्लस, ऐसे होगा? दोनों माइनस होगी। लास्ट चैप्टर में बताया था, चलो फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारी थियरी रह जाएगी फिर। ओके, सो मैंने क्या बोला था? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या? सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, उसी को एंडोथर्मिक बोलते थे हम। और एक्सोथर्मिक मतलब क्या? सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकल रही है, तो निकल रही है, उसी को हमने क्या बोला? एक्सोथर्मिक। अब सिस्टम है तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए थे कि सपोज तुम्हारा बैंक अकाउंट है या तुम्हारा पॉकेट है, तुम्हारे पॉकेट में मैं पैसे डालूं तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ मनी क्या होगा? बढ़ा या कम हुआ? जो पहले था उसमें मैंने पैसे डाले तो क्या हुआ? बढ़ा। ओके, तो ये सिस्टम है, सिस्टम में मैं एनर्जी डाल रहा हूं तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, और ये सिस्टम है, उसमें से एनर्जी निकल गई तभी तो हमें मिली, तो उसमें से एनर्जी निकली तब हमें मिली, तो वो क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ओके, तो कम हो गई मतलब डिक्रीज, तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव।
अंडरस्टूड? समझ में आया? फिर से क्या तुम्हारे पॉकेट में सपोज 10 रुपए है, उसमें मैंने 2 रुपए डाल दिए। अब 2 रुपए डालने के बाद मैं बोल रहा हूं कि भाई कितने पैसे है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 12 रुपए हुए। वो मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन पैसे बढ़े या कम हुए? बढ़े। 10 थे और 2 आए तो बढ़े ना। तो इसके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी होगी और हमने कोई एनर्जी दे दी उसको, तो उसकी एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। ओके, इसके पास ऑलरेडी कोई एनर्जी थी, उसमें से हमने एनर्जी निकाल ली। ओके, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई मतलब माइनस, और बढ़ गई मतलब प्लस। वैसे ही बताया था, अब याद रह जाएगा, भूलना मत। अभी वापस पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। हाँ, तो ये चलो अब देखो, तो अभी अगर बैलेंस शीट देखे तो यहाँ पर हमने एनर्जी दी, यहाँ पर हमें एनर्जी मिली, तब जाके हमारे पास Na+ और Cl- आयन बने। चलो, तो मतलब टोटल ओवरऑल एनर्जी का क्या हुआ? हम प्रॉफिट में है या लॉस में है? तो देखो यहाँ पे इतनी एनर्जी दी, यहाँ पर इतनी एनर्जी हमें मिली, ओवरऑल प्रॉफिट में है या लॉस में है? हम लॉस में है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी दी, अराउंड 496, अराउंड 500 किलो जूल एनर्जी हमने दी, और हमें मिली कितनी? 370 ही मिली। मतलब ओवरऑल तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 130 और 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमारी तो यूज हो गई ना। हमारी यूज हो गई मतलब लॉस हुआ ना हमें। अच्छा चलो, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस के बदले तुम्हें क्या मिला? 2 आयन मिल गए, Na+ एंड Cl-। डन? ओके, अब ये Na+ और Cl- दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो लोग बॉन्ड बना देंगे, और वही बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वहां इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड था, और ये क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डन? अंडरस्टूड? सिंपल है। वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया है। डन? समझ में आ गया? तो अब ये तो हमें समझ में आ ही गया था, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो हमें पता है। ओके, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में हमें समझना है ना, कि इससे हमें पता चलेगा स्टेबिलिटी क्या है, एनर्जी क्या है। वो तो अभी तक पता नहीं चला। अरे चलेगा, देखो आगे देखते हैं। अब आगे क्या होगा? ये Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे। ओके, कि मतलब ऐसा समझो 50 Na+ है और 50 Cl- है। सो एक Na+ आया, एक Cl- आया, एक Na+ आया, एक Cl- आया, एक Na+ आया, एक Cl, मतलब सारे Na+ और सारे Cl- एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ओके, और क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे के पास बॉन्ड बना दिया एक दूसरे के साथ। तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो सपोज NaCl ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमें बुक में अभी तुम्हें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये होगा। बन गया क्यूब? 1 2 बन गया ना? हाँ, ओके, 1 2 3 4 5 और 6, यस बन गया। अब ये क्यूब है, अब इसमें और बीच में भी ऐसे लाइनें होती हैं, से ये बीच वाला क्यूब, फिर यहाँ पर भी। ओके, तो खड़ा बाकी है ना? हाँ, ओके, डन। अब ये पूरा क्यूब बना है हमारा। क्या बना है? क्यूब। ओके, अब ये क्यूब बना ना, तो देखो हमेशा याद रखना, जो कैटायन होता है ना, कैटायन, ओके, पॉजिटिवली चार्ज, उसकी साइज छोटी होती है, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसकी साइज बड़ी होती है। क्यों? हमें जनरल परसेप्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मतलब उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो अभी हम ड्रॉ करें तो सपोज यहाँ पर मैं ये Cl- ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसके बाजू में ही कौन आएगा भाई? Na+ आएगा। तो Na+ कैसा होगा? छोटा, ये छोटा, और इसी के बाजू में यहाँ पर भी ये छोटा, फिर इसके बाजू में वापस ये बड़ा आ गया, ये छोटा है तो यहाँ बड़ा आ गया, फिर वापस यहाँ पर छोटा आ गया, फिर ये छोटा है तो यहाँ पर बड़ा आ गया, यहाँ पर छोटा आ गया, ये छोटा है तो यहाँ पर बड़ा आ गया। देखो ये बड़ा छोटा बड़ा। ओके, वैसे ही बन रहा है, पूरा ऐसे बन जाएगा। ओके, अलग कलर से करूँ या समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर ये छोटा है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो यहाँ पे छोटा, तो यहाँ पे वापस बड़ा, तो यहाँ पर छोटा, तो ये पूरे 3 खत्म हो गए। यहाँ पे छोटा है तो ये हो जाएगा बड़ा, फिर यहाँ पे एक बीच में लाइन बाकी रहेगी।
तो ये हो जाएगा कौन सा बड़ा। फिर एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या है, छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। ओके, और ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा बड़ा, और ये वापस आ जाएगा छोटा, ये बड़ा, फिर ये बीच में छोटा, फिर ये सॉरी ये वापस बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। तो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। बीच में ये लाइन जो है ऐसी लाइन, तो ये ऐसी लाइन है और ऐसे है। सो ये कहाँ है, छोटा है तो ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा है तो ये छोटा और ये छोटा है, ये बड़ा बड़ा छोटा बड़ा, ये बन गया पूरा। देखो टोटल ऐसे 9 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के ट्रिपलेट्स बने हैं। डन। क्यों 9 के बने, क्योंकि हमने 3 प्लेन लिए हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। अंडरस्टूड। ओके, तो ये बनाना है, हम एग्जाम में पूछे जाएगा तो ये बनाना है। ओके, मजा आएगी बनाने में, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ओके, क्या करना है, सिंपली सबसे पहले क्यूब बना लो। क्यूब बनाओगे, फिर बीच में 3 प्लेन्स बनाने हैं। याद रह गया ना, फिर से बनाते हैं, चलो फटाफट बनाते हैं। देखो ये एक पहले स्क्वायर बना दो, फिर उससे थोड़ा सा ऑफसेट करके दूसरा स्क्वायर बना दिया। अब इनको कनेक्ट कर दो। ओके, तो ये बन गया क्यूब। देखो 6 फेसेस हो गए ना, 1 2 3 4 और आगे वाली 5 और पीछे वाली 6। डन। अब किसमें, अभी 3 प्लेन बनाने हैं, तो ये एक ऐसा है ना, तो वैसे एक बीच में ऐसा बना दो, तो ये एक ऐसा हो गया, ये बीच में एक प्लेन बनाया। फिर ये जो ऊपर वाला प्लेन है और ये नीचे वाला प्लेन है, उसके जैसा ही बीच में ये प्लेन बना दो, तो ये प्लेन बना दिया। ओके, एंड थर्ड कौन सा बाकी रहा, ये ऊपर वाला बन गया, और वैसे ही ये वाला बाकी रह गया ना। ओके, ओके, समझ में आ रहा है? डन। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे, बनाओ फिर से, पूरा बन जाएगा ना। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा बन जाएगा, लाइक दैट। ओके, देखो ये बीच में, ये जो पूरा हमने क्यूब बनाया ना, बीच में वापस एक क्यूब बना दिया, मतलब स्क्वायर बना दिया। फिर ये जो सरफेस है ऐसी वैसी सरफेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब 3-3 सरफेस बनानी है। सपोज ये एक प्लेन है, ओके, और नीचे एक प्लेन है, टोटल 6 फेसेस है ना हमारी, तो बीच बीच में एक एक और डालनी है। मतलब ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, क्यूब की 2 सरफेस तो है, तो वैसी ही सरफेस बीच में एक डाल देनी है। डन। फिर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो वैसी सरफेस बीच में एक डाल देनी है। डन। और वो एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, तो बीच में वापस उसके जैसी एक सरफेस डाल देनी है। तो क्यूब की 6 तो हो गई, और 3 सरफेस पे एक एक डालोगे तो टोटल 9 सरफेस हो जाएगी। अंडरस्टूड। फिर जो नेगेटिव आयन हो उसको बड़ी साइज रखनी है, जो पॉजिटिव आयन हो उसकी छोटी साइज रखनी है। डन। तो ये बन गया। अब ये जब बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे NaCl आयंस इकट्ठा होंगे और एक क्रिस्टल बना देंगे। क्या कर देंगे? क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल बना ना, तब एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जब क्रिस्टल बना ना, तो बहुत सारी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ये बहुत सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो सपोज अप्रोक्सीमेटली है 788 किलो जूल पर मोल। सब में मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू याद रखी नहीं हुई है। ओके, जस्ट टू शो यू कि क्या वैल्यू होगी वो बता रहा हूं। ओके, सो सपोज ये हमारी एंथैल्पी, मतलब निकल रही है एनर्जी। अब ये एनर्जी निकल रही है, चलो बताओ इसको मैं पॉजिटिव साइन दूं या नेगेटिव साइन दूं? ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ओके, और एनर्जी निकल रही है, तो कौन सी देंगे? साइन नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी सिस्टम में से निकल रही है। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या दे देंगे हम? नेगेटिव। डन। ओके, ये क्रिस्टल बना ना, क्रिस्टल बना, एक लैटाइस बना, तो इसको ही बोलते हैं फॉर्मेशन, क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। ये क्रिस्टल लैटाइस बन गया। okay? मैं पंखा बंद करना है, ठंडी
तो क्या बोल रहा था मैं कि यहां से ये एनर्जी निकल रही है, समझ में आया? तो ये क्या बना हमारा, क्रिस्टल लैटाइस बना, और क्रिस्टल लैटाइस बना और एनर्जी निकली, तो ये एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटाइस। और बना ना, क्रिस्टल तो बना, लैटाइस बना, तो इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन, एंथैल्पी और एनर्जी। डन, समझ में आ गया? पक्का? अब ये तो आ गया। अब सपोज ऐसा समझो कि जैसे NaCl बना ना, वैसे ही मेरा KBr भी बनेगा। देखो मैं ऐसे ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें आयन से, ये हमारा आयनिक बॉन्ड है, तो आयन मतलब देने, आयन कब बनेंगे भाई, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये लोग कौन है, डोनर है, ले जा ले जा ले जा, क्या ले जा, इलेक्ट्रॉन ले जा ऐसे। और लेने वाले कौन है भाई, 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, वो लोग कौन है, लेने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमेशा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, जो हमारे मेटल्स है वो और जो हमारे नॉन मेटल्स है उनके बीच में। ओके, तो वही बनेगा, जैसे कि Br है हमारा नॉन मेटल है, पोटेशियम है वो मेटल है, सोडियम है वो मेटल है, क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, वैसे ही बॉन्ड बनेगा। सपोज KBr है, तो KBr में भी ऐसे KBr पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इकट्ठा हो रहा है और वहां भी एनर्जी निकल रही है, तो उसका मैंने नाम दे दिया से 900 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी निकली। अब तुम मुझे बताओ, NaCl इकट्ठा हुआ तो सपोज इतनी एनर्जी निकली, KBr बना तब इतनी एनर्जी निकली, तुम मुझे बताओ कि कौन सा लैटाइस ज्यादा स्टेबल है। ये वैल्यू देख के तुम बता सकते हो कौन सा लैटाइस ज्यादा स्टेबल है। ये पहला वाला हमारा NaCl का है और दूसरा वाला ये वाला हमारा KBr का है। NaCl ज्यादा स्टेबल है और किसी का KBr आंसर हो तो सबको NaCl ही लग रहा है। अगेन लास्ट चैप्टर के फंडा जो मैंने मैंने तो ट्रिक्स भी बताई थी, तो तुम फंडा भूल जाओ तो एटलीस्ट ट्रिक तो याद रखो, तो फंडा वापस याद रह जाएगा। ओके, तो सब भूल मत जाना। रिवीजन तो होता रहेगा लेकिन हर बार रिवीजन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट चैप्टर का यूज आ रहा है तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। ओके, नहीं तो फिर डायरेक्टली टेस्ट एग्जाम में ही वो चीज आएगी। हाँ बोलो, चलो क्या लग रहा है, NaCl लग रहा है, क्यों? क्लोरीन की वजह से, मतलब एनर्जी देखकर ही तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? हाँ, पर वो एनर्जी कम यूज कर रहा है ना, तो पहले से थोड़ा स्टेबल होगा तभी उसको थोड़ी कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, कल वो वाला केस याद करो, जब भी एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात आए तो एग्जांपल हम कौन सा लेते थे, वो जुकाम वाले बच्चे का और फीवर वाले बच्चे का। जब भी एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात आए, कल भी बताया था, उससे पहले भी लेक्चर में बताया था, एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात आए तो एक जुकाम वाला स्टूडेंट है और दूसरा फीवर वाला स्टूडेंट है। तो जो कोल्ड कफ वाला स्टूडेंट है वो एग्जाम अच्छे से लिख पाएगा या फीवर वाला अच्छे से लिख पाएगा? कौन लिख पाएगा? जुकाम वाला लिख पाएगा। क्यों? मतलब ऐसे ऐसे ठीक है, करेक्ट, लेकिन क्यों लिख सकता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है कंपेयर टू दैट स्टूडेंट। ओके, एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है और उसके पास कम एनर्जी है, तो ज्यादा स्टेबल कौन? वो वाला, जुकाम वाला नहीं, फीवर वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, बहुत कम है। तो वो बताया था, दूसरे एग्जाम्पल मामा का घर खुद का घर, वो भी बताया था मामा के घर एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और घर पर एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड? वो भी एग्जाम्पल दिया था। तो अब देखो कौन ज्यादा एनर्जी लूज कर दे रहा है, NaCl ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है या KBr ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है? हाँ, पक्का? KBr या NaCl? वैल्यू तुम्हारे सामने है। KBr कर रहा है, तो लूज ज्यादा KBr कर रहा है। यस, क्यों? क्योंकि माइनस साइन तो बाहर निकल रही है, उसके लिए है, मैथमेटिकल माइनस साइन नहीं है, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में भी। ओके, ये साइन जब भी एंथैल्पी की बात आए वहां पर हम माइनस साइन रखे तो वो मैथमेटिकल
माइनस साइन नहीं है। अगर तुम मैथमेटिकल देखोगे तो ई नंबर से बड़ा नंबर वो वाला नंबर है मैथ्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो नहीं, साइन माइनस साइन तो सिर्फ शो कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें से ज्यादा एनर्जी, अब माइनस साइन भूल जाओ, निकल रहा है। ओके, तो ये 900 और वो 788 और से 800, तो किसमें से ज्यादा निकल गई? इसमें से ज्यादा निकल गई। जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई वो ज्यादा स्टेबल, तो केवीआर ज्यादा स्टेबल है ना कि NaCl। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो वो जो लिमिटेशन थी ना वो यहां पर सॉल्व हो गई कि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता था कि एनर्जी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। अगर हमने कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया और देखा, हमने समझा उसको, तो पता चला कि दो कंपाउंड है, उसमें से स्टेबल कौन है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी लो है, पता चल गया हमें। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर लिमिटेशंस हमने ओवरकम कर ली। कब? जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट और से आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तब। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट? चलो तो बुक का देख लेते हैं फटाफट। जो भी हमने डिस्कस किया है वही सब है, तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो हम रुकेंगे, अदरवाइज वी विल रीड आउट। From the Coser-Lewis treatment of the formation of an ionic bond, it follows that the formation of ionic compounds would primarily depend on the ease of formation of the positive and negative ions from the respective neutral atoms, the arrangement of the positive and negative ions in the solid, that is the lattice of crystalline compound. ठीक है? The formation of the positive ions involves ionization, removal of electrons from the neutral atom. That of the negative ion involves the addition of electrons to the neutral atom. तो ये उन्होंने नॉर्मल कोई भी एलिमेंट का बताया है, तुम ऐसे दिखाओ या फिर सिंपली जो हमने बताया है ना वैसे तुम्हें और इजी लगेगा, तो वैसे बताओ कि Na है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन मिला, तो वो M लिया है मतलब क्या? वो Na ही है। ये M मतलब ही Na है, लेकिन M मतलब जनरलाइज कर दिया है कि कोई भी एलिमेंट होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी ले सकते हो। तो जनरल स्टेटमेंट में क्या है? से M। तुम NaCl का एग्जांपल लोगे तो तुम Na लोगे और नेगेटिव में कौन लोगे? Cl। डन? तो वैसे भी लिख सकते हो अगर ये ना लिखना हो तो। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन गेन, एक में होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे में होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज, ये सब हमने पढ़ लिया है यूनिट 3 में, मतलब लास्ट चैप्टर में। When a gas phase atom in its ground state gains an electron, the electron gain process may be exothermic or endothermic, दोनों हो सकती है। Okay, the ionization on the other hand is always endothermic। देखो जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे ओके तो वो दोनों हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, हमें एनर्जी मिलेगी ना। ओके, तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ना, मतलब कि एलिमेंट में से पॉजिटिव आयन बनने वाली जो होगी वो हमेशा ही क्या होगी? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमेशा ही वो क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि कोई भी एटॉम में से हमें पॉजिटिव आयन बनाना हो तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। विदाउट एनर्जी दिए हम एलिमेंट में से कैटायन बना सकते नहीं है, इसलिए वहां पर एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन जनरल केस में जो दूसरी प्रोसेस है ओके जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरल केस में क्या होगी? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम जो ले रहे हैं वो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी जनरल केस में। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हम देखो दोनों केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दो और एनर्जी लो। ओके, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी लेंगे और एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये जनरल केस है। लेकिन रेयर केस में क्या होगा कि सपोज कोई एलिमेंट है ओके उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन वो ले ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन वो ले रहा नहीं चाहिए, छोड़ो। ओके, अभी भी दे रहे हैं हम तो नहीं चाहिए, अरे तू ले इलेक्ट्रॉन ले, बोले नहीं चाहिए, तो वो ले ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम फोर्सफुली एनर्जी देकर उसके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कल बताया था ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड ओके वो ऑलरेडी क्या है? नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन देने की बात करेंगे। सिंपल केस में बोला नहीं चाहिए भाई, सिंपल केस में क्या बोलेगा वो? नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, अपने पास सेटिस्फेक्शन है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, फिर भी जबरदस्ती हम दे रहे हैं
तो जब हमें वो बनाना होगा xenon डाइफ्लोराइड, तो हम जबरदस्ती एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। जनरल केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन देंगे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, लेकिन ये केस में क्या है, हम दे रहे हैं फिर भी वो ले नहीं रहा है, तो हम फोर्सफुली एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं। तो उस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन तो हुआ उसको, लेकिन हीट भी मिली, एनर्जी भी मिली, मतलब वो क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ में आया? पक्का? ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो। ओके, तो उसके लिए जो तुम एनर्जी दोगे, मतलब हमने एनर्जी दी और उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब वो कैटायन बन गया, तो ये हमने जो एनर्जी उसको दी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो हमेशा हमें देनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो हमें इलेक्ट्रॉन देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया और वो ले जा भाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। डन? ओके, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ रहा है ना, ऊपर से जा रहा है, अगर समझोगे साथ साथ में कोरिलेट कर पा रहे हो तो समझोगे, अदरवाइज तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज ऊपर से जाएगा। अगर साथ साथ में नहीं चल रहे हो, कोई और थॉट प्रोसेस में चल रहे हो दिमाग में, तो नहीं आएगा समझ में, 100% नहीं आएगा। ओके, अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तो मुझे भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो साथ साथ में कोरिलेट करो। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये Na है, Na में से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बनने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन हमें मिला, लेकिन अब तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एनर्जी सिस्टम में गई, सिस्टम में एनर्जी गई मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब क्लोरीन वाला केस था, तो ये गैसियस फॉर्म में है, इसने ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और उसने हमें रिटर्न में क्या दे दिया, ये बन जाएगा Cl माइनस, और यहाँ पे उसने दे दिया हमें एंथैल्पी, लेकिन ये कौन सी एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लिया और ये प्रोसेस कौन सी हो गई, सिस्टम में से एनर्जी निकल गई, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जनरल केस है, ये हमारा जनरल केस है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक ही रहेगी, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं रहेगी, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो एक्सोथर्मिक हो सकती है वो तो हमने देखा, तो एंडोथर्मिक हो सकती है वो कैसे, एंडोथर्मिक मतलब तुम एनर्जी दोगे, तो अभी बताया ना कि सपोज ज़ेनॉन है, ओके, ज़ेनॉन है और उसमें से तुम्हें क्या बनाना है, ज़ेनॉन प्लस 2 बनाना है। क्या बनाना है, ज़ेनॉन प्लस 2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसमें से। तो हमने क्या बोला कि इसको तुम एनर्जी दोगे, इसको हम एनर्जी देंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। डन? तो हमने एनर्जी दी और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये तो जनरल केस ही हो गया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, सपोज Xe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तब भी हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब तो, इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं तब तो एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर तब भी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। तो वो क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी जा रही है। समझ में आया? पक्का? तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग, अदरवाइज हमारी थियरी तो कंप्लीट हो चुकी है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है सेंटेंस, लेकिन घुमा फिरा के पूछेंगे। इतना सिंपल ये जो बोल्ड में कर दिया है वैसे नहीं पूछेंगे, ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे कि भाई 2 प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में हमेशा एंडोथर्मिक होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, या सम टाइम एंडोथर्मिक, सम टाइम एक्सोथर्मिक, ऐसे 4 ऑप्शन कुछ भी बनाकर दे देंगे। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन मिला और एनर्जी दी सिस्टम को, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा कैटायन बनने के लिए हमें एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ऑटोमेटिकली, कोई हमें इलेक्ट्रॉन फ्री में देने वाला नहीं है, फ्री में कोई नहीं देगा इलेक्ट्रॉन हमें, ये सेंटेंस याद रखना, फ्री में हमें इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है और फ्री में ना एनर्जी मिलने वाली है, फ्री में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, डन?
तो फ्री में एनर्जी नहीं मिलेगी, फ्री में इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा, तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमेशा क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती थी, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया और हमें इन रिटर्न हमें क्या मिलता था, एनर्जी मिलती थी। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको और वो हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तू ले ले ले, तो वो ना बोल रहे ना बोल, अरे ले, तो हमने फोर्स किया, हमने एनर्जी यूज की, एनर्जी भी हमारी गई और इलेक्ट्रॉन भी हमारा गया, तो हमारी एनर्जी गई और सिस्टम में एनर्जी गई, मतलब क्या, एंडोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन भी उसको मिला, मतलब प्रोसेस कौन सी हो गई, एंथैल्पी कौन सी हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और वापस प्रोसेस एंडोथर्मिक। जनरल केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्रोसेस एक्सोथर्मिक। डन, समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो ये हमने पढ़ा, द आयोनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज यस। ओके, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स मतलब कौन, जैसे कि क्लोरीन, अरे ये क्या हुआ, हाँ ये रहा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज अकम्पनिंग द इलेक्ट्रॉन गेन। यस, वो तो एफिनिटी की बात है, एफिनिटी अभी हम वापस भी देखने वाले हैं। क्या एफिनिटी मतलब क्या, कि जो बॉन्ड पेयर है, जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत तुम्हें, कि सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच में भी बॉन्ड बनता है। ओके, तो इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाए हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, हमने देखा था, याद है ना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो यहाँ पे भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल, सही सही ट्रू वाला पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाए तब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, फिर भी ये चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी वो अपनी तरफ खींचेगा, तो कैसा हो जाएगा, ये H है, ये Cl है, और यहाँ ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो दोनों ऐसे थे बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन साइड चले गए, खींच लिया, चले गए मतलब उसने खींच लिया। ओके, क्यों, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब माइनस चार्ज होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, वो हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता है। डन। ओके, हम सोचेंगे कि भाई चार्ज कहां से आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में भी चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, कोई पर्टिकुलर दो में से एक एटॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से भी खींच लेता है। शेयरिंग मतलब इक्वल इक्वल था, लेकिन यहाँ पर वो जो शेयरिंग क्या है उसमें भी वो ज्यादा लेने का ट्राई कर रहा है, ये मेरा है, ये लाइक दैट। क्यों, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए। डन। ओके, चलो। हाँ, so obviously ionic bonds will be formed more easily between the elements with the comparatively low ionization enthalpies and elements with comparatively high negative value of electron gain enthalpy। क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड, इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से समझो क्या है। ये जो बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है ना, उसमें से तो एमसीक्यू बनने के चांसेस मैक्सिमम है, लेकिन डिक्टो नहीं पूछ लेंगे, सेंटेंस वाइज क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो वो समझना है। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन द एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो मतलब क्या, अरे भाई कम एनर्जी निकलेगी, तुमने इलेक्ट्रॉन दिया और एनर्जी मिलेगी तुम्हें, लेकिन वो सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, हम एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब Na में से Na बन गया, Na प्लस बन गया, Na में से Na प्लस बन गया। ओके, तो यहां पर क्या है, हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन मिल गया। डन। तो कंपेयर तो हम कर ही सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सोडियम है और दूसरा मेरे पास सपोज एल्यूमिनियम है, ये भी पॉजिटिव बन रहा है, Na में से क्या बन रहा है, Na प्लस बन रहा है, और ये भी Al में से Al प्लस 3 बन रहा है। कौन इजीली बनेगा,
दोनों में से कौन इजीली बन जाएगा? आयन, Na बन जाएगा। क्यों? बेसिक एक रीजन तो बोल दो जल्दी जल्दी, क्यों? क्यों कम एनर्जी वो ले रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं, एक ही वर्ड चाहिए मुझे, क्यों? ना, नहीं, यस, एटॉमिक साइज सोडियम की ज्यादा है और एल्यूमिनियम की कम है। तो जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी, ओके, और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, वो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब प्रोटॉन और से न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। जहां अट्रैक्शन कम होगा वहां पे तुम ऐसे थोड़ी सी ही एनर्जी दोगे ना, बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया? ओके, सो हमने पढ़ा था ना पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज कम होती जाती है। कौन हम खा रहे थे ना लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े होके। सो एटॉमिक साइज कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगी मतलब यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी मतलब क्या, थोड़ी ही एनर्जी दोगे और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा। अंडरस्टूड? ओके, तो क्या बोल रहे हैं जनरली कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ही लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। दोनों मेटल ही है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, बीच में सपोज कॉपर ले लो तुम, कॉपर भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, मैंगनीज ले लो, ओके, आयरन ले लो, ये सब कोई मेटल है। ये सारे के सारे लिखे हुए हैं वो मेटल है, मतलब सबको इलेक्ट्रॉन देने की ही बात करने वाला है। लेकिन उसमें भी इजीली कौन दे देगा? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि उसके एटॉमिक साइज डिफरेंट। रीजन है, मेन रीजन क्या है? एटॉमिक साइज उसकी बहुत ज्यादा है। एटॉमिक साइज ज्यादा है मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वैलेंस शेल में है वो बहुत दूर है। बहुत दूर है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वेरी लेस। और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पर तो थोड़ी एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे एकदम इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए बैठा हुआ है, जिसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ओके, तो वो तो अच्छे से पकड़ के बैठा है। तुम एनर्जी दोगे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे। अंडरस्टूड? ओके, तो वो ये सेंटेंस, आधा सेंटेंस यहां से ही समझ में आ जाता है क्या? आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली, बहुत ज्यादा इजीली बन जाएंगे। कब? बिटवीन द एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ये पूरी लीना की रब से फरियाद ग्रुप 1 और दूसरा कौन था? बेटो मांगे कार स्कूटर वाला ग्रुप 2। ओके, ये पूरे के पूरे जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो एकदम इजीली आयनिक बॉन्ड्स बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी वेरी लो है, इसलिए। समझ में आया? वो बोल रहे हैं यहां कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव मतलब कि वो एनर्जी निकलेगी, इसलिए नेगेटिव। वो तो हमें समझ में आ गया। ओके, नेगेटिव वर्ड क्यों यूज किया है? एनर्जी निकल रही है सिस्टम में से, इसलिए। तो नेगेटिव को भूल जाओ। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, मतलब मोर हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एनर्जी जब ज्यादा निकलेगी तब जाके वो लोग ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। ओके, वो लोग ज्यादा इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये साइड कौन ज्यादा इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएगा? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सारे के सारे मेटल हैं, फिर ये मेटल में से ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले मेटल्स इजीली बना देंगे। क्यों? उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए। क्यों कम है? क्योंकि उनका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसलिए। अब बात करें, दूसरा भी होगा ना भाई, सिर्फ ये लोग से बात थोड़ी चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो भाई गेन एंथैल्पी कौन? गेन एंथैल्पी क्लोरीन, हेलोजन, कैल्कोजन, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ओके, सो ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे मतलब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी, सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी मतलब नेगेटिव, इसीलिए बोला है नेगेटिव। लेकिन वो वैल्यू भी क्या होगी? हाई नेगेटिव एनर्जी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा वो। तो ये भी मैंने लास्ट
चैप्टर में तुम्हें बताया था कैसे याद रखना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों? एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यस, ओके। तो एटॉमिक साइज ज्यादा है और एटॉमिक साइज कम हो रही है और एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी देंगे, तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ओके, तो मतलब सोडियम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्लोरीन में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्लोरीन में से निकालने की बात चल रही है, निकालने की। सो क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्लोरीन में। डन? क्यों? ये तो इजीली ही निकल जाने वाला है। ओके, क्लोरीन में बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे हम, तब जाके हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। डन? तो उसका ही ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन, कि क्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। याद आया लास्ट चैप्टर? फिर से ओके, ऐसे ही याद रखा था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि बहुत ज्यादा एनर्जी हम देंगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलने वाला है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन उसका ही उल्टा, क्या कि एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे तब हमें वापस बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इफ यू मूव from left hand to right hand, electron gain enthalpy will increase or decrease? ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे, फिर सोचते रह जाओ, ऐसा ना हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन आयोनाइजेशन का तुमने आंसर दे दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। इफ यू मूव इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the electron gain enthalpy will be increasing or decreasing? Increasing. Sure? Okay, yes, increasing. क्यों? अभी तो बताया कि क्लोरीन है, क्लोरीन में से क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, मतलब क्लोरीन में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो बहुत ज्यादा एनर्जी क्लोरीन को दी, तब जाके उसने हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया। दैट इज बहुत ज्यादा एनर्जी जो दी वो कौन सी थी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन को देंगे तो वो भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और इसको और ट्विस्ट करके पूछे, आंसर तो सही है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीजिंग, और ट्विस्ट करके पूछे इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, the electron gain enthalpy will be more negative. True or false? More negative. True. Electron gain enthalpy will be more negative. True है? True है। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन मतलब वैल्यू तो नेगेटिव ही आने वाली है, तो नेगेटिव वर्ड तो किसके लिए है? एनर्जी रिलीज हो रही है उसके लिए। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो मोर नेगेटिव, मोर वर्ड, मोर पे कंसंट्रेट करना है, नेगेटिव पे कंसंट्रेट नहीं करना है, लेकिन हम नेगेटिव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इसलिए सोचने चले जाते हैं। ओके, नेगेटिव वर्ड किसके लिए है? एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए। तो मोर नेगेटिव वैल्यू, तो मोर नेगेटिव वैल्यू और हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज ट्रू। डन? तो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो संभाल के। इसमें से भी समझ में आ गया ये बोल्ड वाला सेंटेंस? डन? चलो आगे। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव कैटायंस डिराइव्ड फ्रॉम द मेटालिक एलिमेंट्स। मेटालिक एलिमेंट्स, यस, एंड एनायन फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। पता ही है। हाँ, यहां पर एक एक्सेप्शन है। कौन सा? NH4+। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे, KBr, NaCl, सारे के सारे, जो भी तुम NaCl ले लो, KBr ले लो, कोई भी ले लो, NaOH ले लो। ओके, मतलब यहाँ पे होने क्या वाला है? जो पॉजिटिव आयन बनेगा, मतलब कैटायंस बनेंगे, वो सारे के सारे कौन होंगे? मेटल मतलब मेटालिक। ओके, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जो एनायन होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन, वो कौन से होंगे? नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। 16 और 17 वाले ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ग्रुप वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डन? ओके, सो इसीलिए बोला है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या? NH4+। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ओके, ये जो कंपाउंड है उसमें देखो ये कंपाउंड बना कैसे?
ये कंपाउंड बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के, दोनों के दोनों नॉन मेटालिक है। समझ में आया? कंपाउंड हमारे कैसे बनेंगे? आयनिक कंपाउंड, एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया, वैसे ही बनेंगे जनरल केस में। दिस इज एक्सेप्शन। क्या? दोनों के दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है। अंडरस्टूड? वैसा दूसरा एग्जांपल CO2, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। डन? समझ में आया? दोनों के दोनों नॉन मेटल है। ओके, लेकिन वो एग्जांपल इसके लिए मत लिख देना। क्यों? CO2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। CO2 के बीच में हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ना अभी लूज डॉट स्ट्रक्चर में, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, हम अभी आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये मत लिख देना, ये तो मैंने तुम्हें बताया नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड वाला, लेकिन नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड वाला एग्जांपल ये है। डन? ओके, चलो। सो इट इज एन एक्सेप्शन. It forms the cation of a number of ionic compounds. Yes. Ionic compounds in the crystalline state consist of orderly three-dimensional arrangement of cations and anions held together by Coulombic interaction energy. Coulombic interaction energy मतलब कूलम जो होता है, मतलब कूलम मतलब चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो हमारा Q का यूनिट था ना कूलम, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ओके 10th में। तो I is equal to Q by T वाला Q कूलम। ओके, सो वो क्या है? चार्ज शो करता है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो मैंने जैसे बोला ना दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को बोल रहे हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, सो कूलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जीज, दीज कंपाउंड्स क्रिस्टलाइजेस इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द आयन। तो ये डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसके अकॉर्डिंगली? साइज ऑफ द आयन कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली क्रिस्टल बनाएंगे। देयर पैकिंग अरेंजमेंट्स एंड अदर फैक्टर्स। तो भाई ये सारे फैक्टर्स से वो लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे क्यूब ही बनाए, नहीं, क्यूब बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। वो कैसे कैसे क्या क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ओके, ये तो एकदम सिंपल वाला है, एकदम सिंपल। ओके, चलो, तो कौन से फैक्टर्स है? ये फैक्टर्स, ये अगर एमसीक्यू में पूछे तो डिट्टो पूछ लेंगे कि ये जो कंपाउंड बन रहा है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, वो कैसे बनते हैं, मतलब कैसे, कौन से शेप का क्रिस्टल बनेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द आयन के ऊपर डिपेंडेंट है, द पैकिंग ऑफ द अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड अदर फैक्टर्स। बस। ओके, तो ये पूछेंगे तो डिट्टो पूछ लेंगे। The crystal structures of sodium chloride, rock salt, for example, is shown below, जो हमने already discuss कर लिया है। In ionic solids, the sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structures get stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice। मतलब जो हमने बात की थी ना, ओके, कि भाई एक में सपोज 788, एक में 900, मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा था उसी को बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ से Na+, तो Na+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ये जो मैंने बताया था 496, तो एग्जैक्टली वही है 495.8 किलोजूल पर मोल। ओके, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द चेंज, क्लोरीन के लिए क्या है? 370 जैसा कुछ बोला था ना मैंने, हाँ, तो वो कितना है? -348, मतलब 350 भी तुम अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो। ये वैल्यू याद रखने के लिए नहीं है, जो याद रखनी होगी वो बोल दूंगा कि ये याद रखना। ओके, समझने के लिए है। So only the sum of the two, one, मतलब दोनों का अगर सम भी करे, तो मैंने बोला था ना कि एक्चुअल में हमारा लॉस हुआ, तो बोला ना, ओके, कि ये कैटायन बना, एनर्जी हमने देनी पड़ी, ये एनायन बना, एनर्जी हमें मिली, लेकिन टोटल क्या हुआ? बैलेंस शीट देखे तो आयन तो हमें मिल गए, लेकिन हमारा एनर्जी का तो लॉस हुआ है। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? अराउंड 147.1 किलोजूल पर मोल का लॉस हुआ है। ओके, नाउ Therefore, ये देखो लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है? -788, जो हमने बोला कि ये Na+Cl- सारे के सारे जुड़कर अगर लैटाइस बन गया तो इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। उसी को हमने नाम दिया था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एनर्जी और क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। डन? और एक बात रह गई, वो ये इकट्ठा हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। ऐसा समझो, ये एनर्जी को मैंने ऐसे पकड़, भाई तू कहाँ गिरता है? ओके, तो ऐसे पकड़ लिया। ओके, ये 788 एनर्जी को मैंने पकड़ लिया किलोजूल पर मोल। अब ये एनर्जी को फिर से मैं अगर NaCl में डाल दूं तो वापस दूर हो जाएंगे एक दूसरे से।
जैसे थे वैसे गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आ गया? उस केस में तुम ऐसा मत बोलना कि क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्योंकि फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, तुम तो तोड़ रहे हो। तो उस केस में सिंपली क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, दैट्स इट। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, अंडरस्टूड? जब फॉर्मेशन हो रहा हो तो फॉर्मेशन वर्ड यूज करो, फॉर्मेशन ना हो रहा हो तुम तो तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा वो, ओके? तब हम फॉर्मेशन वर्ड यूज करेंगे नहीं। अंडरस्टूड? हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो। हाँ। Therefore, the energy released in the process is more than the energy absorbed. Thus, a qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation, and not simply by achieving the octet of electrons around the ionic species in gaseous state. Since lattice enthalpy plays a key role in the formation of ionic compounds, it is important that we learn more about it. तो भाई important है और उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो हमारा लिमिटेशंस था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ओके, लुईस थ्योरम का, क्या कि उसकी एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एनर्जी है, मतलब क्रिस्टलाइन लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारे पास है दो कंपाउंड की, सपोज KBr भी है, NaCl भी है, तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं कि इसने ज्यादा एनर्जी लूज कर दी है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसने कम एनर्जी लूज की है तो मतलब ये कम स्टेबल है। डन, ओके? तो वो जो लिमिटेशंस थी उसको हमने ओवरकम किया। अंडरस्टूड? पता चला अच्छे से डिटेल्ड में? आया ना समझ में? ओके, हो सके उतना सिंपल रखने की ट्राई किया मैंने, बट समझ में आ गया? ओके, लॉजिक समझो। ये सारे मैंने जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे, प्लस होगा माइनस होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो सब समझो। याद रखने की चीज नहीं है, नहीं तो भूल जाओगे। समझो, समझोगे तो नहीं भूलोगे। डन, ओके? तो ये हमने देखा पूरा का पूरा आयनिक और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर बात करें तो हमें यहां से तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये सपोज इसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई ना तो KBr ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी NaCl, ये हमें पता चल गया। स्टेबिलिटी पता चल गई, एनर्जी पता चल गई, लेकिन ये स्टेबिलिटी, ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्यों इसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई और क्यों इसमें NaCl में से कम एनर्जी निकली? व्हाट आर द रीजंस? कोई दो इकट्ठा हो रहे हैं, दो कैटायन और एनायन इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे कैटायन एनायन इकट्ठा हुए, यहाँ पर कैटायन एनायन इकट्ठा हुए, इसमें से पर्टिकुलर अमाउंट निकला, इसमें से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये दोनों एनर्जी डिफरेंट है, ओके? ये डिफरेंस किसकी वजह से है? ये डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से है? तो उसके लिए पैरामीटर्स है, अराउंड 6 to 7 पैरामीटर्स है। वो 6 to 7 पैरामीटर्स हमें देखते हैं, ओके? वो मतलब ऊपर मोटा रिजल्ट तो हम समझ लिए ऑलरेडी, क्या कि भाई KBr ज्यादा स्टेबल है, NaCl कम स्टेबल है, दोनों की कंपेयर में। लेकिन ये क्यों हुआ? क्यों KBr ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, NaCl ने क्यों KBr की कंपेयर में कम एनर्जी रिलीज की? तो भाई उसके डिफरेंट रीजन है कि भाई उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, ओके? उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, उनके बीच का बॉन्ड नंबर कितना है, और से उनके बीच का बॉन्ड लेंथ देख लिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड नंबर, देन से बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, उनके बीच की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, ओके? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बहुत कुछ देखना है हमें, ओके? सो ये सारे पैरामीटर की वजह से ये डिफरेंस आया कि कैटायन एनायन इकट्ठा हुए, कैटायन एनायन इकट्ठा हुए, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी निकल गई, यहाँ पे कम एनर्जी निकली। लेकिन ये रीजन, ये ज्यादा निकली और ये कम निकली, उनका रीजन क्या है? वो रीजन के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स ये सब समझने वाले हैं। तो कौन से पैरामीटर्स? यही है सारे बॉन्ड पैरामीटर्स, ओके? एक लैटाइस एंथैल्पी समझेंगे, उसके बाद सारा का सारा है बॉन्ड पैरामीटर्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ हम समझने वाले हैं। बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एंगल है कि कितना एंगल बनेगा, वो H2O का कल एग्जांपल दिया था, ओके? तो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, देखो 104.5 डिग्री, एक्चुअल में होना चाहिए 109 वाला बताया था ना, ओके? सो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल। फिर बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, देखो यहाँ पे वापस बॉन्ड एंथैल्पी आई, और इससे पहले आई थी वो लैटाइस एंथैल्पी थी। लैटाइस एंथैल्पी मतलब क्या, अभी बताया ना, वही लैटाइस एंथैल्पी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। क्या टाइम हमारे पास है? थोड़ा ही, ओके? सो ये समझ में आ गया, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, यहां तक का तो समझ में आ गया ना, ओके? जो मैंने लास्ट में बताया ना वही है लैटाइस एंथैल्पी। कौन सा? क्रिस्टलाइन लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो फॉर्मेशन हो रहा था इसलिए, अब फॉर्मेशन ना हो और तुम वापस दोगे
तो मैंने बोला ना कि फॉर्मेशन वर्ड यूज मत करना, तो उसके लिए हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन, लैटाइस, एंथैल्पी। फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया, वही है बस। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। और ये पैरामीटर्स की वजह से ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया।